पेरेंट्स हैं वो भी इनको ध्यान से सुने, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो पेरेंट्स को भी ध्यान रखनी होती हैं। तो फिर इसके बाद में कुछ सवाल भी पूछूंगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। राधिका, ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो आज का मैं टॉपिक ओपन कर लेता हूं, मैं फिर स्क्रीन शेयर करता हूं आपके सामने। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, और इम्यूनिटी का नाम आपने सुना होगा, सारे सारे बच्चों ने सुना होगा, सभी पेरेंट्स ने सुना होगा। इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो इम्यूनिटी हम कह रहे होते हैं, तो हम एक्चुअल में क्या बात कर रहे होते हैं, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, तो ये जान लेना है पहले हमें। फिर हम इसके टिप्स के बारे में बात करेंगे। इम्यूनिटी का मतलब होता है इन जनरल टर्म्स सुरक्षा, किसी भी चीज से हमारी सुरक्षा, यानी रक्षा। अगर हम इसको बॉडी पे लागू करते हैं तो हमारे आसपास जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और जितने भी हमारे वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, हमारे चारों तरफ हम घिरे हुए हैं बैक्टीरिया से, तो हमें अपना बचाव करना है उन सभी से। तो इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो तुमने सुना होगा कई बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई इसकी इम्यूनिटी वीक है, या पेरेंट्स कहते हैं कि इसको तो थोड़ी सी इन्फेक्शन में ही ये बीमार हो जाता है, और इसको इम्यूनिटी बहुत वीक है हमारे बच्चे की। तो एक्चुअल में हम उस सुरक्षा की बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अब हमारी आर्मी जो है, जो फाइटिंग एजेंट्स हैं, वो हमारे इतने सक्षम नहीं है। तो इम्यूनिटी को आप ब्रॉडर टर्म्स में ऐसे समझ लीजिए कि हम अपनी रक्षा करते हैं जो बीमारियों से, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी से आगे हमने देखा कि भाई ये एक तरह से सुरक्षा हमें कर रही है, तो क्या चीज ऐसी है जो हमें सुरक्षा दे रही है? अब हमें ये समझना है। देखिए, जितने भी हमारे आसपास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि बुरे हों, ये कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। लेकिन जिनसे हमें बीमारियां होती हैं, वो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया है कोई, अब हमारी बॉडी में जब वो एंटर करेगा, हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है, ये समझ लेती है कि कोई बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आ गया है। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो हमारी बॉडी में एक लिम्फोसाइट्स नाम की चीजें होती हैं। आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा तो उसमें देखोगे आप ये वर्ड लिम्फोसाइट्स लिखा होता है। तो वो जो लिम्फोसाइट्स का मतलब है कि आर्मी की तादाद कितनी है, यानी मेरी बॉडी में सोल्जर्स कितने हैं। अगर मैं लिम्फोसाइट्स की मात्रा को कम रखूंगा अपनी बॉडी में, तो जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया से लड़ने के लिए मुझे ज्यादा समय लगेगा। तो बुखार जो लंबे समय तक आता है, या इन्फेक्शन लंबे समय तक रहता है, यानी कि मेरे लिम्फोसाइट्स वीक होते चले जाते हैं। डॉक्टर जब पता करते हैं कि हमारे अंदर इन्फेक्शन है या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं? वो एक ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि लिम्फोसाइट्स की मात्रा कम हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे ही लिम्फोसाइट्स कम दिखेंगे, यानी कि हमारी आर्मी डिप्लीट होती जा रही है, लड़ाई करने में आर्मी मरती जा रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर कर गया है। तो ये लिम्फोसाइट्स जो है, हमें इसको बढ़ा के रखना होता है, जिससे कि हमारी आर्मी की तादाद ज्यादा रहे, यानी नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल्स ज्यादा रहे। तो हमें ऐसी कुछ चीजें सीखनी है जिससे हम लिम्फोसाइट्स को बढ़ा सकते हैं, और हमारी आर्मी को हम मजबूत कर सकें। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हमारे लिम्फोसाइट्स ही हमारी आर्मी होती है, और यही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म से। तो अभी हम टिप्स की बात करते हैं कि हमें इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करनी है। सबसे पहली चीज जो कि हम सभी जानते हैं, और इसको मैं सबसे ऊपर रखता हूं, ये होती है कि इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए, मैंने इसमें एक वर्ड यूज करा है, फ्रेश। इसको समझना बहुत जरूरी है। फ्रेश फ्रूट्स का मतलब ये होता है कि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, यानी कि इस मौसम में जो मेरे फ्रूट्स चल रहे हैं, और इस मौसम में जो वेजिटेबल्स चल रही हैं, मुझे वो खानी है। ना कि वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो कि कोल्ड स्टोरेज में निकल के आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्दी में बात करूं, अब मैं आम खाने के लिए बैठ जाऊं, तो वो फ्रेश नहीं होगा। वो गर्मियों में कभी निकला होगा, उसके बाद वो स्टोरेज फूड हो गया एक तरह से, फिर उसको निकाला गया मार्केट में, फिर उसके बाद इसको हमारे तक पहुंचाया गया। तो ये फ्रेश फ्रूट्स में नहीं आता। फ्रेश फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो अभी सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं, जैसे संतरे हो गए, अनार हो गए, और हमारे सर्दियों में जो हमारे सेब होते हैं, ये हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं। वेजिटेबल्स कौन सी फ्रेश हैं? जैसे अभी गाजर का मौसम चल रहा है, तो ये गाजर हमारी फ्रेश वेजिटेबल्स होगी। ठीक है, जो आजकल सीजनल है उसको हमें खाने की कोशिश करनी है। और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। आपने सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में
न्यूट्रिशन पूरा होगा तो इम्यूनिटी को वो एक तरह से चार्ज करेगा। इम्यूनिटी फ्रेश फ्रूट से या किसी चीज से नहीं आती है। इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट होती है इंसान के अंदर और पैदाइशी होती है। लेकिन इसको डेवलप करना, इसको नर्चर करना, इसको सपोर्ट करने के लिए हमें जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, उसके लिए हमें फ्रेश फ्रूट्स खाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेब खाने से इम्यूनिटी आ जाएगी मेरे अंदर, तो फिर तो सभी सेब खा लेंगे, फिर तो सभी संतरे खा लेंगे। तो उस फ्रूट के अंदर कुछ नहीं है, उस फ्रूट से डेवलपमेंट में हमें आसानी होती है। और 3 ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी में, आयरन, जिंक और प्रोटीन, जिससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे हमारे अंदर इम्यूनिटी कम है, तो वो आप देखोगे डॉक्टर उसको आयरन की ही सप्लीमेंट्स देगा, जिंक के सप्लीमेंट्स देगा। और जिस सप्लीमेंट में आयरन नहीं है, वो समझ लीजिए इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। ठीक है, अगर अगर प्रोटीन नहीं है तो समझ लीजिए वो इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। तो कहीं पर भी इम्यूनिटी अगर हमें डेवलप करानी है तो ये कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो उसको हेल्प करेंगे। इनके अलावा बाकी चीजों का भी रोल है, मल्टीविटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, बी, के, राइबोफ्लेविन, इनकी भी जरूरत होती है। लेकिन उनकी जरूरत हमारी और चीजों से पूरी हो जाती है। आयरन एक ऐसी चीज है जो हमारा बहुत आसानी से पूरा नहीं होता है। प्रोटीन ऐसी चीज है जो हमारा आसानी से पूरा नहीं होता। तो हमें अपने डाइट को सही रखना जरूरी है, बैलेंस रखना जरूरी है, अगर हम इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे। तो पहली चीज, सभी बच्चे अपने आप से कहेंगे कि मुझे फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, तो अपने पेरेंट्स से आप कहेंगे तो वो वही फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके लिए लेकर आएंगे। इनको अवॉइड नहीं करना है। दूसरी चीज आती है सनलाइट एक्सपोजर एक्सपोजर। सनलाइट एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी इम्यूनिटी को डेवलप कराने में। क्यों? क्योंकि पहली चीज सनलाइट से हमें जो मिलती है वो है स्लीप साइकिल। देखिए, जो बच्चे घर में घुसे रहेंगे, बाहर नहीं निकलते, उनकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो आप देखोगे कि दिन में सोई जा रहे हैं, वो देखोगे कि शाम के समय सोए जा रहे हैं 7 बजे 6 बजे, फिर वो देखते हैं कि रात को 11 बजे तक नहीं सो रहे हैं। तो जो स्लीप साइकिल है, इस पे सनलाइट एक्सपोजर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें सनलाइट देखने को मिले। उसके लिए आप आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हो, बाहर खेल कूद कर सकते हो, या फिर आप बाहर गार्डनिंग कर सकते हो। गार्डनिंग सबसे अच्छा मैं मानता हूँ सनलाइट एक्सपोजर के लिए। इसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, मेंटल एक्टिविटी भी होती है, और साथ में हम एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं स्पेशली, उनको गार्डनिंग का मैं सलाह दूंगा। दूसरी चीज, हमें सनलाइट से, जो कि सबको पता है कि विटामिन डी की हमारी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। ये हमारा काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है अगर हम सनलाइट एक्सपोजर में डेली आते हैं तो। तीसरी स्टडीज में पता लगाया गया है कि आईज की हेल्थ हमारी सनलाइट एक्सपोजर से बढ़ जाती है। जो बच्चे सनलाइट को, मतलब पर्सनल तौर पे मैं बता रहा हूँ, जो देखते हैं, जो ज्यादातर सनलाइट को देखते हैं, उससे हमारी जो मसल्स होती हैं आईज की, ये हमारी नर्व्स वगैरह जो होती हैं मजबूत होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है उस सनलाइट को ग्रैब करने के लिए। अब जब हम दिन भर फ्लैट के अंदर रहेंगे, हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो हमारी आईज को जो है एक तरह से स्टिमुलेंट नहीं मिलेगा। हम सुबह शाम ही बाहर निकल रहे हैं तो हमारी आईज को पता नहीं है कि जो हाई इंटेंसिटी की सनलाइट है उसको कैसे टॉलरेट करना है, तो बॉडी उसके लिए डेवलप नहीं हो पाती। इसलिए हमारी आईज की हेल्थ भी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सनलाइट एक्सपोजर से। तो अब आप इसको नोट करते जाइए कि क्या क्या करना है हमें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी के लिए, ये होता है हाइजीन। जो बच्चे अपने हाथ नहीं धोते हैं, जो बच्चे अपने नेल्स नहीं काटते हैं, और जो बच्चे अपने हिडन एरियाज को क्लीन नहीं करते हैं। हिडन एरियाज का मतलब हो गया जैसे कुछ हमारे ये आर्म पिट्स हो गए, ठीक है, हमारे टीथ वगैरह के जो हिडन एरियाज होते हैं, जहां पर एयर का पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है, वहां से हमारी बैक्टीरियाज जगह बना लेते हैं। उस जगह को क्लियर करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि वहां बीमारी डेवलप ना करे। तो हमारे हैंड वॉश की आदत हमें क्यों डालनी है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। मैंने आपसे बताया कि हम बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं। अगर मान लीजिए मैं अपना खाना बिना गंदे हाथों को धोए ऐसे ही खाना स्टार्ट कर देता हूँ, तो जो हाथों में जो मेरे गंदगी लगी हुई है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी रहते होंगे जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं, यही बैक्टीरिया मेरे मुंह के अंदर जाएगा, और जब मुंह के अंदर जाएगा तो बॉडी उसको सेंस करेगी कि कोई फॉरेन एक्टिविटी अंदर आई है। तो इमीडिएटली बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा उससे लड़ने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है वो वायरस इतना खतरनाक हो कि हम उसकी इम्यूनिटी हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, जैसे रूबेला वायरस है, ठीक है, तो उससे हमें लड़ने के लिए आर्मी अभी रेडी नहीं है। तो हो सकता है वो हमारे लिए जानलेवा भी हो जाए। इसलिए आपको हैंड वॉश करने की सलाह दी जाती है कि हैंड वॉश करेंगे तो हमारे बैक्टीरियाज धुल जाते हैं। नेल्स को काटना किस लिए जरूरी होता है? क्योंकि नेल्स के और स्किन के बीच में गैप होता है अंदर, जो ब्लैक ब्लैक आपको देता है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है, इसमें बैक्टीरियाज रहते हैं, और मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं।
इसलिए उनको टाइमली कटिंग उनकी होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा नेल बड़ा रहेगा, हम खाना खाएंगे तो खाना इससे टच होगा। ठीक है, तो जब खाना टच होगा वो बैक्टीरिया अंदर से बाहर आएगा, कांटेक्ट करेगा खाने के साथ, वो हमारे बॉडी में कंटामिनेट कर सकता है। हिडन एरियाज का मैंने आपको बता दिया, जैसे आर्मपिट्स वगैरह हो गए, टीथ हो गए, कैविटीज होगी, इसमें बैक्टीरिया अपना काम करता रहता है। अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे उन एरियाज को, तो वो जाके हमारी बीमारी डेवलप कर देगा। ठीक है, रैशेज वगैरह कर देगा। तो हाइजीन का हमें बहुत ख्याल रखना है। सब बच्चों को आदत ये डालनी है कि मुझे खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोने, और अगर उनके पेरेंट्स नहीं हाथ धो रहे तो अपने पेरेंट्स को भी बोलना है। इसके बाद मैं पेरेंट्स पे पहुंचूंगा थोड़ा सा। एक ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है। इससे कैसे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको समझना जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि जो बच्चे 0 से 6 महीने के होते हैं, उनको जो है मदर का मिल्क पीना है। अब मदर का मिल्क अगर हम उसको नहीं पिलाते हैं तो इम्यूनिटी ट्रांसफर नहीं होती। अब आपको ऐसा समझना है कि जो कुदरत है, जो नेचर है, इसने एक छोटे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी नहीं दी है इतनी कि वो बाहर आए दुनिया में और वो वायरसेस और बैक्टीरिया जो कि डेडली हमारे आसपास हैं, वो उनसे लड़ सके। तो माँ जो होती है वो कुछ एंटीबॉडीज बच्चे को उधार देती है। इसको उधार देना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ कुछ समय तक काम करेगा, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। माँ के पेट में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो शेयर होते हैं बच्चे के साथ पैदाइशी तौर पर। तो जैसे ही वो बाहर आएगा, कुछ बैक्टीरियाज कांटेक्ट में आएंगे, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसके साथ लड़ाई करके उसको बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, वो वहां से ट्रांसफर होने स्टार्ट होंगे। लेकिन धीरे 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 जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसकी इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जाएंगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगी, इसलिए उसको खुद की डेवलपमेंट भी करनी जरूरी है। टाइम बीइंग के लिए उसको ब्रेस्ट फीडिंग से कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिल जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के और क्या बेनिफिट्स होते हैं? उसका आईक्यू हमारा इंप्रूव्ड होता है बच्चे का। आईक्यू जो होता है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मदर के मिल्क से हमें मिलते हैं, क्योंकि जब हम पैदा हुए होते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स इतने ज्यादा होते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं उसको। साइनेप्सिस का मतलब जहां न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ। नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स जो होती हैं, उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देंगे तो वो फंक्शन करेगा। लेकिन अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं देंगे, वो साइनेप्सिस मरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देखते हो कि कुछ बच्चे बड़े तेज होते हैं, दिमागदार होते हैं, यानी कि उनका साइनेप्सिस बढ़िया काम कर रहे हैं, वो जल्दी चीजों को सीख रहे हैं। अगर हम उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे और उसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे, न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो साइनेप्सिस धीरे धीरे डिप्लीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, आईक्यू कम होना स्टार्ट हो जाता है। जितने ज्यादा साइनेप्सिस उतने ज्यादा आईक्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इम्यूनिटी कहाँ से हमें मिलती है। अब इम्यूनिटी जो होती है ये लाइफ लॉन्ग भी हमें ट्रांसफर हो सकती है। ये कैसे ट्रांसफर होती है लाइफ लॉन्ग? कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि हमारी मतलब हमारे लिए जानलेवा होते हैं, जैसे रूबेला हो गया, ठीक है, मम्प्स हो गया, चिकन पॉक्सेस हो गए। इसका आपने देखा होगा, बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको तुरंत वैक्सीन लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि वो बच्चे की इम्यूनिटी उसके लिए रेडी नहीं है। तो एक इंजेक्शन पूरी जिंदगी के लिए हमें बचाव कर देता है। अभी हम उसको भी समझेंगे कि वैक्सीनेशन से कैसे हमें इम्यूनिटी मिलती है। हम इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, हम इसको ट्रेन करते हैं, यानी हम इसको सिखाते हैं कि कैसे हमें लड़ाई करनी है। अब जैसे पोलियो का आपने सुना होगा कि पोलियो हमारे देश से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पोलियो की वैक्सीन जो है हर साल भर में, 10 महीने में, 8 महीने में गवर्नमेंट आके उसकी पोलियो ड्रॉप्स हमारे बच्चों को पिलाती थी। अभी कोविड 19 को ले लेते हैं। जब कोविड 19 आया था तो कितने लोग मर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि कोविड 19 से लोग मरने कम हो गए और बिल्कुल बंद के समान ही हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि वैक्सीनेशन दिया। अब ये वैक्सीनेशन कैसे काम करता है इसको हमें समझना जरूरी है। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि एक मरे हुए वायरस को लेबोरेटरी में क्या करते हैं, एक वायरस को लेके जाते हैं साइंटिस्ट। उस वायरस में से जो पैथोजेंस कहते हैं इसको, ठीक है, जब कभी भी जो बाहर से कोई चीज आती है बॉडी में, उसको पैथोजन कहते हैं। उस पैथोजन में से जो बीमारी करने वाले जो तत्व हैं डीएनए के अंदर, उनको कटिंग कर देते हैं, जिसको डीएनए कटिंग कहते हैं। मान लीजिए एक इसका पार्ट है डीएनए का जो हमें बीमार कर रहा है, प्रोटीन से बना हुआ होता है डीएनए। उस पार्ट को डॉक्टर्स क्या करते हैं, साइंटिस्ट उसको काट देते हैं उसकी बॉडी में से, पैथोजन की में से, और इस पैथोजन को फ्रीज कर देते हैं एक दवाई की फॉर्म में, और वो हमें वैक्सीन के तौर पर इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए मेरी बॉडी में वो पैथोजन आया, इनएक्टिवेटेड पैथोजन जो है। अब उसमें बीमारी करने की तो क्षमता नहीं है, क्योंकि उसको तो डॉक्टर्स पहले काट चुके हैं। अब वो बॉडी में जाएगा, बॉडी को अभी नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है।
बॉडी जानती है कि ये कोई बाहर से पैथोजन आया है, इसको लड़ने के लिए मुझे आर्मी को डेवलप करना है। इमीडिएटली मेरी बीटा सेल्स, ये बहुत डीप है थोड़ा सा, वैसे ओवरव्यू बनाऊंगा मैं। बॉडी एकदम से बीटा सेल्स को डेवलप करनी स्टार्ट करती है कि जल्दी जाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कौन आया है। तो बॉडी जाएगी, सेंस करेगी कि ये कोई पैथोजन आया है, कैसा इसका प्रोटीन टाइप है। उस प्रोटीन टाइप को देखते हुए बॉडी फिर से जाएगी हमारे प्रोटीन के पूल में, वहां से कुछ प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन बनाएगी और इमीडिएटली जाके उसके साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देगी। जिस समय ये लड़ाई चल रही होती है दोनों के बीच में, बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, क्योंकि जब मेरी आर्मी को ट्रेवल करना है तो बॉडी अगर ठंडी रहेगी वो धीरे धीरे ट्रेवल करेंगे, अगर बॉडी गर्म रहेगी तो वो इमीडिएटली फास्ट ट्रेवल करेगी। तो हमारी बॉडी को जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको हम बुखार कहते हैं। बुखार का मतलब है कि अब मेरी बॉडी फाइट कर रही है पैथोजन के साथ। तो जब ये फाइटिंग हो रही होती है, कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि जो मेरी इम्यूनिटी है वो डेवलप कर जाएगी, क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बीमारी करेगा, वो सेफ है। तो बॉडी ने लेकिन उसके लिए इम्यूनिटी, एक आर्मी डेवलप कर ली लड़ने के लिए, वो कुछ दिन बाद उसको मार देगी क्योंकि वो पहले ही मरा हुआ है। अब एक्चुअल में किसी दिन ये सच का अगर वायरस हमारे अंदर आ गया कहीं से, तो ये आर्मी पहले से ही रेडी है। और आर्मी की एक खास बात ये होती है कि एक बार जो बन गई वो बॉडी में रहती है काफी दिनों तक। तो रूबेला का वायरस जो है, इनएक्टिवेटेड वायरस हमारे अंदर डाला जाता है बचपन में ही, पैदा होते ही बॉडी उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, आर्मी पहले ही रेडी हो जाती है। अब फ्यूचर में कभी भी रूबेला का एक्चुअल वायरस, रियल वायरस अगर मेरी बॉडी में आया, तो ये रेडी है मेरी आर्मी पहले से ही, ये जाएगी और उसको अटैक करके रूबेला को मार देगी। अगर मान लीजिए मैंने ये एंटीबॉडीज नहीं ली होती पहले से ही, तो रूबेला का एक्चुअल वायरस मेरी बॉडी में आता, मेरी बॉडी उसको सेंस करती, फिर इम्यूनिटी बनाती। इसको लग जाते हैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते, तब तक तो ये वायरस अपना काम कर चुका होता, आदमी को मार देगा। इसलिए हमें रेडीली पहले से ही आर्मी को डेवलप करके रखना है। अब कोविड 19 की जैसे आर्मी हमारे अंदर डेवलप्ड है, अब कोविड 19 का वायरस आता है रियल, हमारी बॉडी उसको फौरन मार देती है, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। हमें 3 3 हफ्ते वेट नहीं करना होता। 3 हफ्ते अगर हम वेट करते तो ये तो हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसको खराब कर देगा तब तक। समझ गए मेरी बात? इसी वजह से हमें वैक्सीनेशन पहले दी जाती है कि रेडिली अवेलेबल रहे मेरी आर्मी। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज होती हैं, मम्प्स करके एक बीमारी होती थी जिसमें पूरी बॉडी में हमारी में गांठें हो जाती थी, बड़े बड़े सूजन वो हो जाती थी, चिकन पॉक्स होता था, माता जिसको कहते हैं। तो लाइफ थ्रेटनिंग होती थी ये, लोग मरते थे इससे। अब जब से ये हमने वैक्सीनेशन कराया, तो हमारा ये वायरस से लड़ने की क्षमता पहले से ही रेडी रहती है। तो सभी पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि अपने प्रॉपर वैक्सीनेशन अपने बच्चों के कराएं। जिसकी वैक्सीन नहीं लगी है उसको वैक्सीन जरूर लगवा के रखनी चाहिए। और आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन हो जाता है, लेकिन कई बार नहीं लग पाते हैं किसी वजह से। तो अपने वैक्सीनेशन कार्ड को फॉलो करना है, बच्चों को भी अपनी वैक्सीन देखनी है। उसके बाद आता है फिजिकली एक्टिव। हर बच्चे को 15 से 30 मिनट डेली बाहर आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए, और मैं इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि अगर देखिए आप फिजिकली एक्टिव नहीं रखोगे बच्चे को तो होगा क्या, उसका जो मैंने अभी बताया, एक तो उसको विटामिन डी नहीं मिलेगा। फिजिकल एक्टिविटी करने से जो उसकी मसल्स और बोन्स में जो एक्टिविटी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है, वो नहीं उसको मिलेगा, वो उसके लिए यूज टू नहीं होगा। साथ में उसकी मेंटल हेल्थ भी जो है इंप्रूव नहीं हो पाएगी। मेंटल हेल्थ कब इंप्रूव इंप्रूव होती है, जब हम बाहर जाते हैं। अगर हम, जैसे मैं मैदान में खेलने के लिए गया, मुझे वहां 50 लड़के मिले जो जिनके साथ मैं खेल रहा हूँ, तो उन 50 के साथ कोऑर्डिनेशन की भावना जो होती है ये मेरे अंदर डेवलप होगी कि कैसे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना। अब अगर यही बच्चा जिसने कभी इतनी भीड़ को नहीं देखा हो, अगर आप उसको कहीं भी किसी प्रोफेशनल जगह पे अगर आप रखते हो आगे चल के, तो वो घबरा जाएगा कि कैसे हैंडल करूं मैं इतने लोगों को। अगर वो यूज टू पहले से ही रहेगा तो कोग्निटिव बिहेवियर उसका डेवलप हो जाएगा, किस से कैसे रिलेशन रखना है, कैसे बातचीत करनी है, किस सिचुएशन में मुझे क्या रिएक्शन देना है। ये सारी चीजें बच्चा जब सीखता है, जब वो फिजिकली एक्टिव होगा और वो घर से बाहर निकलेगा। तो पेरेंट्स को मैं ये कहूंगा कि आप कम से कम 15 20 मिनट डेली उस बच्चे के साथ आप फिजिकली एक्टिवेशन की तरफ जाएं। आप चाहे एक बॉल से खेलिए, या आप कोई गार्डनिंग कराइए, या कुछ भी आप ऐसी एक्टिविटी कराइए। मैं जैसे बच्चों के साथ, मैं उनको गार्डन में जो गंदगी होती है उसको सफा करवाता हूँ। इससे उनको जो है एक मेंटल हेल्थ भी उनकी बढ़िया होती है, फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, एक्सरसाइज भी होती है, और ग्रोथ भी होती है, और गार्डन भी साफ हो जाता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब आते हैं एक और पैरामीटर पे जो कि इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है गुड स्लीप। तो बच्चों की जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो एडल्ट्स के मुकाबले थोड़े अलग होते हैं।
इस चार्ट को देख लीजिए, हमें समझ में आएगा कि इन्फेंट्स जो हैं, यानी इन्फेंट्स उसको कहते हैं जो नवजात शिशु होते हैं, जो 4 महीने से 12 महीने के होते हैं, उनको 12 से 16 घंटे 24 घंटों में नींद के लिए चाहिए चाहिए। ठीक है। और जो चिल्ड्रन होते हैं 1 से 2, टॉडलर्स कहते हैं जिनको, 1 से 2 साल के, उनको 11 से 14 घंटे उनको नींद चाहिए होती है 24 घंटे में। चिल्ड्रन जो होते हैं 3 से 5 के, उनको 10 घंटे कम से कम और 13 घंटे मैक्सिमम। और 6 से 12 वालों को 9 से 12। आप देख रहे हो जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे स्लीपिंग पैटर्न घटता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? हम अपनी फैट लॉस प्रोग्राम में बात करते हैं कि नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। जिस समय बच्चा सबसे छोटा होता है, उसकी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा एक्टिवेटेड होती है। अब वो ग्रोथ कब होगी? जब वो सोएगा। अगर वो जागता रहेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो हमें ये समझना जरूरी है कि जितना उस बच्चे की नींद होगी, ग्रोथ के हार्मोन्स उसी समय पे एक्टिवेट होते हैं। अब देखिए 13 से 18 साल के बच्चे को 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, और एक एडल्ट को 6 से 8 घंटे की चाहिए होती है। तो एक एडल्ट में और एक टीन के बीच में स्लीपिंग पैटर्न में 2 ही घंटे का फर्क है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। इसी तरीके से हमें ये स्लीपिंग पैटर्न्स का ध्यान रखना है अपने बच्चों का, और उनको चीजें सिखानी है कैसे हमें सोना है। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, और स्क्रीन टाइम अगर ज्यादा रहेगा, अगर हम बच्चे को मोबाइल फोन या लैपटॉप के सामने बैठा कर रखेंगे, तो उसकी जो जो रिदम है, एक रिदम होती है जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी। उसको पता ही नहीं लगेगा कि सोना कब है, जागना कब है, नींद कब लेनी है। स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो फिर वो उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा। ग्रोथ पे जब इम्पैक्ट आएगा तो हमारे इम्यूनिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ हम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इम्यूनिटी भी हमारी डेवलप होनी चाहिए। तो बच्चों, आपको जो है गुड स्लीप लेनी है, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज। फिर मैं एक वार्निंग देना चाहूंगा, और ये वार्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये बच्चों के लिए है थोड़ा सा। जो बच्चे ये देखते हैं कि मेरे आसपास कोई पैसिव स्मोकिंग हो रही है, बच्चों पैसिव स्मोकिंग का मतलब समझ लीजिए। पैसिव स्मोकिंग वो होती है जब आपके आसपास कोई आपके बड़े बुजुर्ग या आपके पेरेंट्स या कोई अंकल या कोई भी टीचर या कोई भी आपके सामने अगर स्मोकिंग कर रहा है, तो आपको वहां से इमीडिएटली वहां से बाहर हो जाना है, और उनको जो है एंटरटेन नहीं करना है बिल्कुल भी। पैसिव स्मोकिंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना है। अगर कोई आपके आसपास स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको जितना इम्पैक्ट हो रहा है उतना उसको तो हो ही रहा है, उतना ही इम्पैक्ट आपको भी हो रहा है। अगर मेरे बराबर में कोई सिगरेट पी रहा है और मैं कहूं कि मैं तो नहीं पी रहा, ये गलत है। अगर वो सिगरेट पी रहा है, तो इसका मतलब वो जो धुआं छोड़ रहा है वो मेरे अंदर भी जा रहा है, तो मैं भी स्मोकिंग का एक मतलब पार्ट हो गया। तो मुझे पैसिव स्मोकिंग से दूर रहना है, उसके लिए मुझे जो है वहां से बाहर हो जाना है उस जगह से, और रोकना भी है। अगर हमारे घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है, घर पे आके कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो आपको फौरन बोलना है कि अंकल स्मोकिंग नहीं करनी है, जहां पर बच्चे बैठे होते हैं आपको स्मोकिंग करनी है, आप बाहर जाओ। इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, आप उनको बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी। और बड़ों को ये चीज ध्यान रखनी है कि बच्चों के सामने स्मोकिंग नहीं करनी है। तो शायद आपको पता नहीं है कि पैसिव स्मोकिंग का जो रेशियो है, हमारे लंग्स बड़े होते हैं। अगर एक एडल्ट बड़े लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है और एक लंग्स का साइज छोटा है बच्चे का, तो उसका 20% भी अगर वो धुआं लेगा, तो उसके लिए वो 100% के बराबर है। तो हमें वो चीजें ध्यान रखनी है, अपने अपने जो एथिक्स हैं ये बना के रखने हैं। और नो सेल्फ मेडिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये पेरेंट्स पे भी लागू होता है, पेरेंट्स पे ज्यादा लागू होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ माएँ सुपर एक्टिव होती हैं, वो क्या करती हैं कि अगर मान लीजिए जुकाम हो गया, तो वो खुद ही मेडिकल स्टोर खोल के रखती हैं घर में, कि जुकाम हो गया तो दवाई दे दी, खांसी होगी तो दवाई दे दी, कोई चीज होगी तो कोई सी भी दवाई दे दी। वो ये नहीं देखते कि ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं। ठीक है, वायरस की एंटीबायोटिक्स अलग होती हैं, एंटीवायरल कहते हैं जिसको। और बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो अलग होती हैं। फंगल एंटीबायोटिक्स अलग होती हैं। और इनमें भी फिर बायोटिक्स जो होती है, एंटीबायोटिक्स, ये भी अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो 3 दिन में काम करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं वो धीरे धीरे काम करती हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई किसी भी बीमारी में दे दी। थोड़ा सा बुखार आया तो हमने उसको पैरासीटामोल दे दिया। आपको पता भी नहीं है कि पैरासीटामोल बच्चों के लिए बनी नहीं है। बच्चों के लिए जो बनी है, जैसे आपने सुना होगा, एक डोलो करके डॉक्टर दवाई देते हैं, उसमें पैरासीटामोल होता है, लेकिन वो पैरासीटामोल की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है, उसके साथ कई और चीजें एजेंट भी होते हैं। अगर आपने इस तरीके से खुद ही डॉक्टर बन जाना है, तो उसमें उनको इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, और साथ में एलर्जी की शिकायत हो सकती है। किडनी का आपको नहीं पता कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो किडनी उसको फिल्टर आउट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं देनी है।
किसी भी बीमारी में डॉक्टर की सलाह लेनी है, अगर कोई बच्चा बीमार है भी तो। ठीक है, तो इसमें हमें बिल्कुल खास तौर से ध्यान देना है, और इसको बिल्कुल लीनियंट नहीं लेना है। आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, एक कंट्री है अफ्रीका में, जहां पर मतलब एक इंडियन दवाई थी खांसी की, वो बच्चों को दे दी और कितने बच्चे उससे एक्सपायर हो गए, क्योंकि पता ही नहीं है कि इसमें ऐसा क्या एजेंट है कि कितना देना है कितना नहीं देना। खांसी की दवाई खास तौर से मैं आपको बताऊंगा, ये जानलेवा होती है। जो खांसी की दवाई बड़े आदमी पे जो काम करेगी, हो सकता है वो छोटे बच्चे पे बहुत ज्यादा काम करे, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका कौन सा सक्रिय हुआ पड़ा है सिस्टम। तो कभी भी खांसी की दवाई खास तौर से खुद से सेल्फ मेडिकेट नहीं करनी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और मैं इसके अलावा एक दो चीजें और बताऊंगा आपको। मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगा जिसमें आपको ध्यान रखनी है कि आपने सुना होगा कि इम्यूनिटी बूस्टर्स आजकल चल रहे हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स पे हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर होते क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी जो होती है वो मेरी हमारे खाने से डेवलप होती है। जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमारे प्रमोशन मिलता है उसको। एक्टिविटीज होती हैं जो कोई भी हमारी बॉडी में, उसको प्रमोशन मिलता है। हम जो अच्छा खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं, अगर हम ये न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे तो हमारा, जैसे वैक्सीनेशन हमने लिया, वैक्सीनेशन से हमारी इम्यूनिटी तो डेवलप हो गई, लिम्फोसाइट्स डेवलप हो गए, लेकिन लिम्फोसाइट्स का भी एक अपना खाना है, उसको जिंदा रहने के लिए भी कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। अगर हम ये न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो लिम्फोसाइट धीरे धीरे वीक होती चली जाएंगी और मर जाएंगी। और उसका सबसे बड़ा खाना है प्रोटीन। आपको यही समझना पड़ेगा कि प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर वो हम इम्यूनिटी की सेल्स की बात करें तो भी हमें प्रोटीन चाहिए, और अगर हमारी ग्रोथ की चाहिए तो भी हमें प्रोटीन चाहिए। हमें एनर्जी डेवलपमेंट करनी है बॉडी में तो भी हमें इम्यूनिटी के लिए या किसी भी चीज के लिए प्रोटीन की जरूरत होगी। वो प्रोटीन का पूल हमारा खाली नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को हम स्पेशली यही कहते हैं कि भाई आपको प्रोटीन पूरा इंटेक करना है। अब बच्चों को नहीं पता कि प्रोटीन कहाँ से आना है, तो आपको प्रोटीन की सोर्सेज ढूंढने हैं। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, डाइनो शेक हो गया। डाइनो शेक को मैं बहुत अच्छा प्रोटीन एक सप्लीमेंट मानता हूँ। और डाइनो शेक को किस लिए मानता हूँ, आप डाइनो शेक को अगर पढ़ें, अगर किसी के पास डाइनो शेक हो अभी, तो आप एक बार उसको लाएं और उसके पीछे पढ़ें, उसमें लिखा होगा आपको, उसमें सारे विटामिन होंगे। विटामिन मैंने अभी पढ़ा है तो उसमें देखा था विटामिन के, राइबोफ्लेविन, और उसमें हमारे, मैंने बताया था आयरन होना चाहिए, फॉलिक एसिड होगा उसमें, आयरन होगा। जिंक का उसमें मुझे दिखा नहीं, लेकिन जिंक भी हमें चाहिए। ठीक है, डाइनोशेक में जिंक क्यों नहीं है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिंक हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। अब जिंक के सोर्सेज में आपको क्या हो सकते हैं, जिंक के सोर्सेज होते हैं जो रूटेड वेजिटेबल्स होती हैं, जो जमीन के अंदर पैदा हुई होती हैं, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, शलगम हो गई। ठीक है, और चुकंदर हो गया। इनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हमें जिंक मिलता है। जिंक हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है, जो विटामिन सी होती है उसको डेवलप करता है। तो सभी बच्चों को ये सारी चीजें नोट करके रखनी है। और शुगर को कम करना है, शुगर को बंद करना है। हर बार मैं कहता हूं बच्चों से कि भाई शुगर नहीं खानी है, तो उसकी वजह यही है कि शुगर जो होती है वो इम्यूनिटी को वीक करती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है बॉडी में। तो सारे बच्चे अपने आप से वादा करेंगे आज, प्लेज करेंगे कि भाई मैं शुगर इंटेक नहीं करूंगा कहीं से भी। और शुगर सबसे ज्यादा किसमें होती है आपको मालूम ही है, किसमें होती है लक्ष्य? आइसक्रीम में होती है ना? आइसक्रीम में कितनी शुगर होती है? उसके अलावा किसमें हमारी शुगर होती है? चॉकलेट्स के अंदर होती है। ब्रेड के अंदर बहुत शुगर होती है, देखिए वो मीठा नहीं होता खाने में, लेकिन ब्रेड के अंदर बहुत ज्यादा शुगर होती है। जो बच्चे शौक से ब्रेड खाते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि वो इतनी शुगर खा रहे हैं। तो शुगर का इंटेक हमें बंद करना है, क्योंकि शुगर जो है वो इम्यूनिटी को 8 घंटे के लिए, एक चम्मच शुगर अगर मैं खाऊंगा तो 8 घंटे के लिए मेरी इम्यूनिटी को जीरो कर देगा। आप समझ रहे हैं इम्यूनिटी जीरो होने का मतलब क्या? वी आर सिटिंग लाइक अ डक, वायरसेस के बीच में हम घिरे हुए हैं, और मैं 8 घंटे के लिए साइलेंट हो गया, मेरी इम्यूनिटी 8 घंटे के लिए डाउन हो गई, पूरी तरीके से जीरो हो गई। अब इस 8 घंटे में कैसे कैसे वायरस मुझ पर अटैक करेंगे? तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ लक्ष्य? तो अगर मैंने एक चम्मच चीनी खाई तो मैंने अपनी इम्यूनिटी 8 घंटे के लिए कैओस में डाल दी। कैओस का मतलब होता है कंफ्यूजन स्टेट में डाल दी। मेरी बॉडी कंफ्यूजन स्टेट में चली गई है, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन में चली गई है। अब उस 8 घंटे में सारे जो मेरे बैक्टीरियाज वायरसेस हैं वो रेडी बैठे हैं अटैक करने के लिए। अब वो आएंगे, अटैक करेंगे, और हम बीमार होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए चीनी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, उसको इसलिए जहर कहा गया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कागजी भाषा में कह देते हैं कि चीनी तो जहर है, वो एक्चुअल में जहर है। इम्यूनिटी को डाउन कर रही है हमारी वो।
और अगर इम्यूनिटी डाउन होती है, आपको मालूम है इम्यूनिटी हमारी, हमारा मेन इंपॉर्टेंट, अगर जिस आदमी में इम्यूनिटी नहीं होगी होगी वो पैदा होते ही मर जाएगा। ये बात नोट करके रखना। इम्यूनिटी इसलिए जरूरी है कि हमें जीना भी तो है। हमारे चारों तरफ बहुत बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और चार्ल्स डार्विन ने ये बात कही है कि फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक पढ़ा होगा ना तुमने फिजिक्स में, मैथ्स, उसमें साइंस में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये बायोलॉजी में आएगा एक सब्जेक्ट। उसने ये कहा है कि जो आदमी फिट है वही सर्वाइव करेगा, और जो फिट नहीं है उसको दूसरा जानवर या दूसरा ऑर्गेनिज्म टेक ओवर कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा, बकरी को शेर खा जाता है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। शेर को भी कौन खा जाता है? आदमी, मार के, क्योंकि आदमी उससे ज्यादा फिट है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ वायरसेस भी ऐसे हैं जो आदमी से ज्यादा फिट हैं। जैसे कोविड 19 का वायरस था, वो दिखने में चाहे हमें नहीं नहीं दिख रहा हो, लेकिन वो आदमी से ज्यादा फिट है। वो अपना काम बखूबी कर रहा है। वो जाएगा और आदमी को डिप्लीट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है, हमें हमारे अंदर ईश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है कि हम उससे लड़ने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। बस हमें, बशर्ते क्या चीज ध्यान रखनी है कि हम खा क्या रहे हैं, हम उसको डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है लक्ष्य, राधिका, ठीक है, समझ में आई चीजें? अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड पे चलेंगे। आपका कोई भी सवाल है आप पूछोगे मेरे से, और मैं आपको जवाब दूंगा। उसके बाद हम अपने जो है कोई भी पोयम सुनानी है किसी को, या कोई भी बात कहनी है, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपना हैंड रेज करो, जिसको भी कोई बात कहनी है, या मेरी बात समझ में नहीं आई हो या अच्छी लगी हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हो। लक्ष्य के पास हम चलते हैं। कल मेरे दो डाउट्स थे। एक, ये मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम जो होता है, ये हमारा केमिकल होता है, जो हमारी, हमारे जैसे केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है, कंपाउंड कंपाउंड होते हैं। जो कंपाउंड बनते हैं वो किससे बनते हैं? एलिमेंट से बनते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसी मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीज भी होता है। जो मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीशियम हमारी बॉडी को सब चीजों की जरूरत है। अगर हम ये सोचें कि हमारे अंदर बोरोन नहीं होगा तो काम चल जाएगा, बोरोन भी शायद जरूरत पड़े, नाइट्रोजन की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, तो मैग्नीशियम की भी ऐसी जरूरत होती है। तो कुछ कंपोनेंट्स, हमारी हमारी जो बॉडी है, हम क्यों कहते हैं कि हम हमारी बॉडी में सब कुछ है, केमिस्ट्री लैब है। तो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जहां पर मैग्नीशियम की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। तो मैग्नीशियम तुमने सही पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना होगा तुमने, मैग्नीशियम चाहिए। आइज की हेल्थ के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिलता और कहाँ से है हमें ये मैग्नीशियम? मैग्नीशियम हमारे फ्रूट्स में होता है। अगर आप आंख बंद करके भी फ्रूट्स खाओगे तो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, और कोई सोर्सेज नहीं होते इसके। मैं मैग्नीशियम हमें फ्रूट से, वेजिटेबल से मिलता है। एक काजू होती है ना, काजू, काजू में बहुत हमें मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है, ये सॉल्ट होता है एक तरह का। तो मैग्नीशियम की अगर स्पेशली अगर हमारी बॉडी में वीकनेस है, तो इसका मतलब हम स्पेशली कुछ ऐसे फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जिनको मैग्नीशियम, जिसमें मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, मैग्नीशियम किस में ज्यादा होती है, मैं भी बताता हूँ आपको, देखो स्पेसिफिकली बता देता हूँ। तो फ्रूट्स में तो होती है, ये तो क्लियर है। अब फ्रूट्स में भी अगर आपको जानने हैं कौन से हैं, तो आलमंड्स, मैंने कुछ आलमंड्स हो, आलमंड जानते हो क्या होता है? बादाम, बादाम खाने हैं, बादाम में मैग्नीशियम होता है। पंपकिन होता है, जो पंपकिन, पेठा, उसके सीड्स होते हैं जो, उसमें हमारा मैग्नीशियम होता है। ठीक है, बीन्स में होता है, मैंने बताया ग्रीन वेजिटेबल्स में होता ही होता है। स्पाइनच में होता है, पालक जो होता है ना, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। पोटैटो में भी होता है। ठीक है, राइस में भी होता है, पीनट बटर में भी होता है। तो ये सोयाबीन में होता है, सोया मिल्क में होता है। तो मैग्नीशियम के सोर्सेज हैं, ये हमें खाने हैं। कैशियू, जैसे मैंने बताया, कैशियू सबसे ऊपर आया हुआ है। ठीक है, और कोई सवाल लक्ष्य? एक और डाउट था, जिंक कोई केमिकल है? जिंक भी एक एलिमेंट है, जैसे मैंने आपको मैग्नीशियम बताया, ऐसे जिंक भी है। ठीक है, तो उसका नंबर मालूम है क्या है? कौन बताएगा केमिस्ट्री में जिंक का पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर होता है ना इसका, जिंक का। भारती कैलकुलेट कर रही है। चलो मैं बता देता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, जिंक का।
तो पीरियोडिक टेबल में अगर तुम पढ़ोगे शुरू से तो 30वें नंबर पे तुम्हें जिंक दिखाई देगा। तो जिंक के जो सोर्सेज होते हैं, वो जिंक भी मैंने बताया कि ये इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिंक के सोर्सेज कौन से हैं? ठीक है, ये सी फूड्स जो लोग खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ सी फूड होते नहीं है। ऑयस्टर्स होते हैं ना, ऑयस्टर्स सुने हैं? ऑयस्टर्स ये सी फूड में आता है, इंडिया में कम मिलता है, तो वहां मिलता है। आपने देखा होगा जापानीज लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो ऑयस्टर्स सी फूड ज्यादा खाते हैं, उसमें उन्हें जिंक बहुत मिलता है। और जिंक किस में मिल सकता है? पंपकिन सीड में मिलता है। पंपकिन सीड अभी मैंने बताया उसमें भी होता है। कैश्यू में भी बहुत जिंक है। काजू जो होती है वो भी, उसमें भी जिंक होती है। तो 3-4 काजू खाने हैं डेली। बच्चे खा सकते हैं। चिकपीस में है, एग्स में है। ठीक है, लेंटिल्स यानी दाल, दाल जो हम खाते हैं उसमें बहुत हमारा जिंक मिलता है। तो जो बच्चे ये कहते हैं मुझे दाल पसंद नहीं है, दाल तो जरूर अपनी डाइट में ऐड करनी है हमें। ठीक है, ओट्स वगैरह है, चॉकलेट्स में होती है किसी में, लेकिन वो चॉकलेट मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। लेंटिल्स खाओ, दाल खाओ। दाल में इतना भरमार है, मैं बताता हूँ दाल की बहुत बेनिफिट्स होते हैं। दाल में एक तो मिलावट नहीं होती है। दाल में अभी कभी आपने देखा उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, कोल्ड स्टोरेज में दाल रखने की जरूरत नहीं होती। दाल को कहीं बोरियों में भर के भी रख सकते हैं, 10 साल, 5 साल, 4 साल, मेरे ख्याल से तो खराब होती नहीं होगी अगर सही तरीके से स्टोर करी जाए तो। दाल एक ऐसी चीज है जो कि हमारे ईश्वर ने हमें दी है, और उसमें इतना प्रोटीन दिया है, दाल की हमें आदत डेवलप करनी है। और कोई अपना सवाल पूछना चाहे? भारती, तुम्हारा कोई सवाल? राधिका, तुम्हारा कोई सवाल? भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, सवाल तो पूछने पड़ेंगे राधिका। चलो रिव्यूज बताओ, तुम्हें कैसा लगा आज का, क्या समझ में आया? अनम्यूट करो राधिका। आगे आ जाओ, पास आ जाओ, दूर से नहीं। हाँ, कैसा लगा आज का टॉपिक? बहुत अच्छा लगा, बॉडी से रिलेटेड। क्या समझ में आया? फिर से एक बार बताओ सबको। हमारी इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। हम्म। हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो वायरस हम पे अटैक कर सकते हैं। अब वायरस हमारे हमें दिखते नहीं है, चाहे कितनी भी साफ जगह पे चले जाओ, लेकिन वायरस होते हैं। हम्म। तो वायरस से कैसे लड़ाई करती है हमारी बॉडी? वायरस हमारे बॉडी में आर्मी होते हैं। हमें बस अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रीट करना है। आर्मी अपने आप के लिए अवेलेबल रहेगी। तो आर्मी कैसे अवेलेबल होती है? अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रीट करो, आयरन दो उसको। बहुत बढ़िया। और क्या देना है? जिंक देना है। अब आयरन और जिंक कहाँ से मिलता है? जिंक हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है, आयरन भी हमें दालों से, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स से। वेरी गुड राधिका, बहुत अच्छा। ऐसे ही ध्यान लगा के सुनना है, वेरी गुड। और थैंक यू। राधिका, तुम्हें कुछ और पूछना है? नहीं। सोचो। ये आदित्य तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है, इसको तो नींद आ रही है, इसको इम्यूनिटी डेवलप नहीं करनी क्या? सीधी कमर करके बैठ जा। तो कुछ बहुत बोल अच्छा नहीं। राधिका, थैंक यू वेरी मच। तो ध्यान से सुना तुमने। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जुड़े हुए तो हैं लोग, लेकिन सबने कैमरा ऑफ किया हुआ है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। और तुम्हारा टीचर इस बात पे कोई खुशी नहीं हुई टीचर को। आप हिडन क्यों हो? आप छुपे हुए क्यों हो? सामने आओ आप, तभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी और तभी मैं बातचीत करूंगा आपसे, क्लियर होंगी चीजें। छुप के कहाँ बैठे हो सारे जने? कैमरा सबके जो है ऑफ है। तो अभी हम किसी पेरेंट्स के पास चलेंगे क्योंकि बच्चे मुझे दिखाई दे नहीं रहे हैं। उसमें कोई ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने बच्चों को भी ज्वाइन नहीं करा पाते हैं, और काम की चीजों को भी हम उनको नहीं सुना पाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। उन लोगों के लिए तो है ही जिनके बच्चे घर में हैं और वो नहीं सुना पा रहे उनको। तो हम ऐसा सिस्टम ही नहीं बना पा रहे कि हम उनको ये सारी चीजें दे पाए। ये कितनी बदकिस्मती है, सोचिए हमारा, हम कितने मतलब लैक कर रहे हैं अवेयरनेस को। जब चीजें हमारे पास हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर भी हम जो है उनको नहीं दे पाते, या उनको अवेलेबल होने के बाद भी नहीं दे पा रहे, कितनी गलत बात है ये। तो हम कुणाल सौरभ की डिवाइस पे चलते हैं, वहां पे एक बेटी बैठी हुई है, उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका बेटा? मानवी। मानवी। तो मानवी, तुम्हारा कोई डाउट है, तुम्हारा कोई सवाल है? सर,
ये मैग्नीशियम समझ नहीं आया। मैग्नीशियम अभी मैंने बताया था ना, मैग्नीशियम क्या होता है हमारे जैसे केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अभी आया है आपके में? हाइड्रोजन वगैरह का नाम सुना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। हाँ, सुना है नाम। हाँ, जो हम सांस लेते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तो ये कंपाउंड होते हैं, ये हमारे दुनिया में जो भी हम कुछ देख रहे हैं ये सब कुछ कंपाउंड से बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे आसपास, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं हमारे आसपास, एटम्स होते हैं। अब जो ये एटम्स बनते हैं जिस चीज से, एलिमेंट्स जो होते हैं, पीरियोडिक टेबल होता है, केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स बताए गए हैं। तो कुछ गैसेस होती हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। उनको फिर जोड़ जोड़ के चीजें बनती हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स ले लिए, ऑक्सीजन का एक एटम ले लिया तो पानी बन जाता है, उसको H2O कहते हैं। तो ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक मैग्नीशियम नाम का भी एक एलिमेंट होता है। अब मेरी जो बॉडी है, मैंने कहा कि सब कुछ एलिमेंट से बना हुआ है, तो मेरी जो बॉडी है ये भी एलिमेंट से बनी है, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो सारे एलिमेंट्स हैं, जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो ऐसी मैग्नीशियम भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जरूरत होती है। आंखों के लिए जरूरत है, हड्डियों के लिए जरूरत है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं ब्रेन के अंदर जिसमें मैग्नीशियम की जरूरत होती है, इम्यूनिटी में हमें जरूरत होती है। तो हम अगर मैग्नीशियम नहीं देंगे हमारी वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम जो है वो काजू में होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स, और जो रूटेड ग्राउंड वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो जमीन में उगती हैं, उनमें होता है। तो वो सारी चीजें हमें खानी है जिससे हमारे ये एलिमेंट्स एनरिच हो जाएं, ठीक है। अगर हम ये नहीं देंगे तो उससे जुड़ा हुआ जो हमारा कंपोनेंट है वो खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे बाल है, बाल में आपने, आपको पता नहीं है शायद, मैं बता देता हूँ। बाल में एक स्पेशल प्रोटीन की जरूरत होती है, उसको बायोटीन कहते हैं। अगर मैंने वो स्पेशल प्रोटीन नहीं लिया तो मेरे ये बाल जो हैं ये झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आई बात, कि हर इक्विपमेंट जो बॉडी में है उसके लिए कुछ स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं जिनको चाहिए होता है। कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। अब आंख है, जैसे इसको विटामिन ए की जरूरत होती है। अगर विटामिन ए नहीं देंगे तो हमारी आंखों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। विटामिन डी नहीं देंगे तो हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉडी को हर चीज की जरूरत है, ऐसी मैग्नीशियम की भी जरूरत है, जिंक की भी जरूरत है, आयरन की भी जरूरत है। अगर हम आयरन वगैरह ये सब लेंगे तो हमारा कौन सा सिस्टम मजबूत होगा? इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। तो हम बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर रेडी हो जाएंगे। समझ में आया मानवी? और कोई सवाल तुम्हारा? तो कैसी लगी थैंक आज, यू। कैसी लगी आज की क्लास? वेलकम। वेरी नाइस। थैंक यू। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना, ठीक है। चॉकलेट्स वगैरह नहीं खानी है, शुगर को नहीं खाना। चीनी से मैंने बताया था ना, चीनी से क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आप वाइटामिन ले भी रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो और चीनी भी खा रहे हो साथ साथ, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो 8 घंटे तक हमारे वाइटामिन काम ही नहीं करेंगे। तो 8 घंटे तक हमारी बॉडी सिटिंग डक बन जाती है। सिटिंग डक का मतलब होता है बैठी हुए, एक जैसे डक बैठी होती है ना, कोई भी आएगा उसको खा जाएगा। इस तरीके से हमारी बॉडी हो जाती है। तो हमें सिटिंग डक बन के नहीं रहना है, तो चीनी को हमें नहीं खाना, ठीक है। तो हम थे कि ये एजुकेशन जो है हमें अपने बच्चों को जरूर देनी है, उससे पहले हमें खुद को एजुकेशन देनी है। हमें सीखना है कि हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स की आदत डालनी है। तो हमारे फ्रिज के अंदर स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भरे होने चाहिए। हमारे फ्रिज के अंदर चॉकलेट्स नहीं होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए, उसमें पैक्ड जूस नहीं होने चाहिए। पैक्ड जूस और ये सारी चीजें क्या होती है, अब मैं कल नेपाल में था, वहां पर वो जूस के नाम पे मिरिंडा और वो फैंटा होती है उसको देते हैं। तो मैं उनसे बोल रहा था कि ये जूस कहाँ से है, ये तो पैकेज्ड कोल्ड ड्रिंक है। तो जूस का मतलब समझना है, जूस क्या होता है। जब हम घर में लेके आते हैं अनार को या संतरे को, उसका जूस घर से निकालते हैं, घर में निकालते हैं, वो वो हमारा जूस है। जो रियल के नाम से जूस आता है ना, जो मैं बताना चाहता हूँ, रियल के नाम से जूस आता है, ये जूस कितने तेज होते हैं लोग, उनके मार्केटिंग एजेंट कितने मजबूत हैं, उन्होंने उसका नाम ही रख दिया रियल, जिससे लोग समझेंगे ये असली जूस है। वो नाम है बस उसका रियल, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 10% तो हमारा शुगर है। अगर 10 नहीं, 25%। अगर 1 लीटर उसमें वो है जूस है तो 25% चीनी है। मतलब आप 250 ml की चीनी खा रहे हो। 250 ml का मतलब समझ रहे हो, चीनी का सिरप। 1 लीटर अगर जूस मैंने पिया वो रियल वाला, तो 250 ml की मैं चीनी खा गया। तो इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ेगी उसमें? तो हमें चीजों को समझना है, दिमाग को ओपन करना है।
अब जैसे, और वो उसके उस पे केस भी हुआ, उससे पूछा था ये बात, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो नाम ऐसे ही रखते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए रखते हैं। तो तुम्हें अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना है। और मैं लक्ष्य की एक बात की मतलब बहुत ज्यादा दाद देता हूँ। लक्ष्य ने पीछे ना पढ़ना स्टार्ट कर दिया चीजों को। उस दिन एक हेल्दी चॉकलेट आई थी, एक हेल्दी चॉकलेट्स भी होती हैं, वो बहुत कम मिलती हैं। आप ये मत सोचना कि हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं तो चॉकलेट खाएं। वो स्पेशली बनाई गई है, प्रोटीन बार बोलते हैं उसको, बहुत कम मिलती हैं। वो लक्ष्य ने देखी और लक्ष्य ने उसके पीछे पढ़ना स्टार्ट किया, ना कि उसका नाम देखा। लक्ष्य ने पहले ये देखा कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं। तो फिर लक्ष्य ने बोला कि हमने देखिए 120 कैलोरीज खा ली अंकल। तो फिर मैंने उसको समझाया कि 120 कैलोरीज इसके 100 ग्राम में है, हमने जो खाई है ये 20 ग्राम की है, तो हमने कैलोरीज 30 ही कैलोरी खाई है। तो ये अच्छी आदत है, हमें पीछे पढ़ना है चीजों को कि उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। हर ये हमारा एफएसएसएआई कहता है कि हर चीज के पीछे उसका एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या करें। और जहां पर आपको ये लिखा दिख जाए कि एडिटिव शुगर्स, एडेड शुगर्स, तो समझ लीजिए वो नहीं खानी है, उसको इमीडिएटली साइड कर दो। एडेड शुगर्स का आइटम का मतलब है कि उसमें चीनी डाली गई है। ठीक है, जूस पीना भी है तो आपको घर में लाके उसका जूस निकाल के और खुद से निकालना है जूस, तब आप उसको पीना है। आप कहीं ठेली पे जाके अगर पी भी रहे हो तो उसको बोलो कि इसमें चीनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आम वगैरह में तो बहुत ज्यादा, मैंगो शेक में तो डालती ही चीनी है सबसे पहले, भर के चीनी डालते हैं उसमें। तो वो फिर किसी काम का नहीं है, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा फिर उसमें। शिवजी दुबे की डिवाइस पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि शायद वो अनम्यूट कर पाएगा, बहुत छोटा है। कपिल के पास चलते हैं, एक बार कपिल से हम बात करेंगे। कपिल के भी एक बेटी है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और मुझे तो लगता है कि वो अगले साल लक्ष्य की तरह एक्सरसाइज कराएगी हमें। कपिल गुड मॉर्निंग, अनम्यूट नहीं हुए हो आप, गुड नेटवर्क का मॉर्निंग इशू है सर। सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी आ गुड रही है मॉर्निंग सर कपिल। आपको? जी सर। कैसे हैं आप? सब बिल्कुल ठीक है। तो कपिल मैं कैसा तो लगा आज का हमारा सेशन? बहुत अच्छा रहा जी, स्पेशली एक्सरसाइज। और लक्ष्य ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराई, आधे घंटे में पसीने, फुल बॉडी वार्म अप और बढ़िया तरह स्ट्रेच हो गई थी, बहुत मजा आया। और उसके बाद जो एजुकेशन थी स्पेशली बच्चों के लिए ना, हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो स्पेशली थैंक है भैया आपके लिए ना, जो आपके नहीं बच्चों नहीं, को भी कोई बात आगे नहीं, लेके आ रहे हो। कोई बात जी नहीं। तो कपिल उसके लिए मेन थैंक यू ये की, यदि हम, जी थैंक यू की कोई मेन बात यही नहीं। चीज है कि हम अपने बच्चों को कुछ हेल्दी कुछ सिखा पाए। इस जो ये एटमोसफेयर है हमारे आसपास, ये सब कोई फोन देखना, छोटे छोटे बच्चे फोन देखते हैं, अनहेल्दी चीजें करते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, बिस्किट जो भी मर्जी खाते हैं, कैविटी होती है उनको, फिर दिक्कत होती है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। तो हम धीरे धीरे करके इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा हमने क्या खोया। हम बिल्कुल मोस्टली देखते हैं छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा बैग लेके जा रहे हैं, चश्मे लगा रखे हैं, 3-4 साल के। तो देखते हैं तो वो पीढ़ी चेंज हो चुकी है जो हमारी थी। हमारे परिवार में जैसे बड़े बुजुर्ग थे, उनमें कभी चश्मा नहीं लगा। तो आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो न्यूट्रिशन का इफेक्ट है, तो उनको गाइड कर पा रहे हैं तो अच्छा लगता है। थैंक थैंक यू यू आपके कपिल। लिए। देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा अच्छा कि लगा आज का। मुझे लगता है कि आज के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, एज अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू 20 साल पहले के बच्चों से आज के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा इफेक्टिव है, उनको ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। लेकिन आज के जो पेरेंट्स है ना, वो इग्नोरेंट है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक तो होता है कि नॉलेज का होना और उसको आगे ना पहुंचाना, एक होता है नॉलेज ही नहीं है। चलो नॉलेज नहीं है तो वो किताबों से या कहीं से या इंटरनेट से मिल गई, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नॉलेज होते हुए भी हम उसको नहीं दे रहे। अब उस माँ को मालूम है कि भाई मोबाइल फोन का नुकसान है, लेकिन वो फिर भी उसको चुप कराने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए उसको फोन पकड़ा देती है कि उसको तंग ना करे वो। तो भाई ये हमें खुद मेजर्स लेने पड़ेंगे ना। और मैं क्यों इस पे जोर देता हूँ, पेरेंट्स को क्यों ध्यान रखना है। बॉडी एक 60 साल के आदमी की और एक 1 साल के बच्चे की सेम होती है, सेम प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है। लेकिन 60 साल का आदमी जो है वो डेवलप्ड इतना हो चुका है, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन 1 साल के बच्चे को तो नहीं पता। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जब बॉडी एक तरीके से काम कर रही है, यानी मेरे लिए जो इंजरियस है वो मेरे बच्चे के लिए भी इंजरियस है।
लेकिन उसको तो पता नहीं है ना। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि उसको ऐसी चीज में ना डाला जाए जिससे उसको नुकसान हो। इसी को तो हम प्रोटेक्शन कहते हैं। हम प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे उनको। हमें क्या प्रोटेक्शन देनी है? अब सनलाइट में जाने से उसका बाप भी परेशान है कि मैं खुद आलसी हूं, तो कहां से लेके जाऊंगा उसको बाहर? तो हमें खुद पहले तो खुद अपने ऊपर काम करना है ना। हमारे घर में न्यूट्रिशन की बात ही नहीं होगी तो फिर हमारे बच्चे कहाँ से न्यूट्रिशन की बात करेंगे? अगर मैं बच्चों को बाहर लेके जाऊंगा और उसको मैं जाते ही चॉकलेट सबसे पहले दिलवाऊंगा, तो वो कभी भी जिंदगी में चॉकलेट को समझ ही नहीं पाएगा कि था क्या है इसमें। तो पहले तो मैं अपनी एजुकेट करूँ ना अपने आप को कि मैं चॉकलेट क्यों नहीं खाऊंगा। फिर मैं बच्चे को बताऊंगा कि भाई चॉकलेट नहीं खाने से ये होता है। और बच्चे इतने स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, मैं बता रहा हूँ इस बात को कि बच्चे, हमें लगता है कि शायद नहीं मानेंगे, जिद्दी हैं या कुछ हैं। आप उनको बताओगे, वो धीरे धीरे आप देखोगे उनमें एकदम से पॉजिटिव इम्पैक्ट उनका नजर आएगा ना खाने का चीजों को। हम बताने के तरीके इजाद करें ना ऐसे कि हम उसको समझाएं ऐसा। अब ये एक हमारी ऑप्शन था जिसको हमने अभी स्टार्ट किया। बेहतर ऑप्शन था। लेकिन मैं इसमें भी देख रहा हूँ कि लोग जो है नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, नहीं सुनना चाह रहे, नहीं उनको इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहे। पता नहीं अब कैसे और क्या तरीका है। अब ये भी धीरे धीरे जो है हम, ये भी फीका पड़ जाएगा। फिर एक रिसोर्स आपका जीवन से खत्म हो जाएगा। तो भाई इन्वॉल्व करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आज देख रहा हूँ मैं और भी, अब लोकेश जी हैं वो नहीं है इसमें, ठीक है, उनके घर में बच्चे हैं, वो आज का मिस कर गए। ठीक है, ललित शर्मा जी हैं, अब इन्होंने कैमरे सबने बंद कर रखे हैं। तो आप क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहे? क्या वजह क्या है? मुझे वजह ही समझ में नहीं आती। कोई वजह तो होनी चाहिए। अब ये चीजें निकल जाती हैं तो फिर उसके बाद मुझे तो लगता नहीं कोई रिकॉर्डेड सेशन को सुनने आएगा। और नहीं आएगा तो भाई नुकसान अपना ही होगा फिर। हमारे बच्चों ने तो सुनी है। तो अभी मैं अजय पाल सर के पास जाऊंगा। थैंक यू सुनने के लिए। वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे हमारे शिक्षक के लिए, अमित सर के लिए। इतनी अच्छी एजुकेशन देते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब हम अपना क्लोजिंग करेंगे। तो आज का वर्कआउट भी अच्छा था और एजुकेशन तो लाजवाब थी। तो हम सब प्लेज लेंगे कि हमें नो शुगर, नो नो ऑयली फूड और कोई अब बाहर का नहीं खाना है। और हमें अमित सर की जो एजुकेशन है वो उनको सुनना है अच्छे से बैठकर। और अगले संडे हर पेरेंट अपने बच्चे को बैठाकर अमित सर की एजुकेशन सुनेगा। सो थैंक यू। अब कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड लक्ष्य। लक्ष्य बहुत बढ़िया स्पीकर भी बनने वाला है।